जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। आज है ट्यूसडे, आपको पता है अब मैंने दिन जो है वो चेंज कर दिए। अब एवरी ट्यूसडे और थर्सडे मैं आता हूँ लाइव, आपके लेता हूँ लाइव सवाल और उनके मिलते हैं आपको लाइव जवाब। सो यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो हम उस पर करेंगे बात। इसके साथ साथ ही हम आपको अपडेट करेंगे कि अब जो नए कवानीन आ रहे हैं यूके इमिग्रेशन के हवाले से वो क्या हैं और वो कैसे जो है वो आपको जो है वो अफेक्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है वो है 20 इयर्स रूट के ऊपर, क्योंकि 20 इयर्स का जो प्राइवेट लाइफ का रूट है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मोस्टली हम बात करेंगे ओवरस्टेज के ऊपर कि क्या ओवरस्टेज को जो है वो यहाँ पे 20 साल जो है वो इंतज़ार करने की ज़रूरत है एप्लीकेशन करने के लिए, या वो उससे पहले भी एप्लीकेशन कर सकता है। तो इसके ऊपर हम आपसे सवाल लेंगे और उनके जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अभी मैं आपकी कॉल लूँगा। कॉल लेने के लिए नंबर है 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। आज मेरे पास एक कहानी भी है जो कि मैं यूजुअली सुनाता होता हूँ, आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो मैं कल उसको अपलोड करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको आज ही सुनाऊंगा उस कहानी का कि कैसे जो है वो एक और जो है वो ज़िंदगी जो है उसके अंदर फ़र्क आया और कैसे उनको जो है अल्लाह ताला ने नवाजा है वीज़ा दे के, और उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने पूछना था, मेरा कज़न था छोटा, उसका डोमेस्टिक हुआ था जी। तो उस वक्त उसको फिर पुलिस ने रेफ्यूजी में भेज दिया था। तो उसकी वाइफ ने उस पर जो नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर लगाया था, जी जी। वो इसने एप्लीकेशन दी हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस की बिना पर ILR की। तो अभी होम ऑफिस वो नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर की कॉपी मांग रहा है। तो मैंने ये पूछा था कि ये इसकी एप्लीकेशन पर कोई बैड असर तो नहीं पड़ेगा? उसने कौन सी एप्लीकेशन की हुई है? ILR बेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, हाँ तो बिल्कुल आपको वो देनी पड़ेगी, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा। अब उसके ना देने से तो ज़रूर 110% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू आर ट्राई टू हाइड समथिंग फ्रॉम द होम ऑफिस, लेकिन देने से क्या फ़र्क पड़ेगा मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, लेकिन सर मैंने ये पूछा कि इसकी वाइफ ने इसके ऊपर लगाया था ना, तो अभी कोई अगर कोई दूसरा पार्टनर लगाता है किसी भी दूसरे अपने पार्टनर पर, तो इस कोई बैड असर तो नहीं एप्लीकेशन पर पड़ता कि नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर लगाया हुआ है? यार, आपने आते साथ ही पहला सवाल ही वाइफ के खिलाफ स्टार्ट कर दिया। मैं क्या प्रोग्राम करूं, मुझे बता दो आपने तो मेरा प्रोग्राम ही जो है वो स्टार्टिंग में ही वाइफ के खिलाफ बातें करना शुरू कर दूंगा मैं, तो क्या होगा। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि आपके कज़न के साथ हुआ क्या है, ये बताएं पहले ज़रा। चलें आप, फिर आपने बात की है तो कर ही लेते हैं। बताएं हुआ क्या आपके कज़न के साथ? उसका बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस क्या हुआ? क्या मारा उसने उसको? जी जी, क्या? मारा भी था और उसके नेफ्यू ने बहुत मारा था, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई थी। नहीं पुलिस नहीं, उसके नेफ्यू ने मारा, उसका डोमेस्टिक वायलेंस के साथ क्या लेने देना? मतलब उसी घर में थे ना, नेफ्यू भी उधर था, वाइफ भी उधर थी। तो बेसिकली वाइफ ने मतलब नेफ्यू को बोला ना। अच्छा। तो जी जी, तो पहले भी वाइफ भी उसको कंट्रोल करती रही है, उसकी सेविंग वगैरह सब कुछ उसी के पास था ना। क्या सेविंग उसकी करती थी कंट्रोल?
मतलब जो मैं कमा के लाता था ना, इसके नेफ्यू के पास ही नहीं काम यार करता था। देखो, बंदा बंदा तो कमाते ही अपनी बीवी के लिए है, तो उसको कंट्रोल करने वाली कौन सी बात है। अपने वाइफ के लिए तो बंदा कमा के लाता है घर में। तो सर तो सारा की जो वाइफ ये देखे ना, अगर कोई कमा रहा है हो तो वाइफ ही ले ना, उसको फैमिली से मिलने दे। जितना कमा के लाता है उसके हाथ में ही नहीं आता, उसका नेफ्यू लेके उधर से गाड़ी देता है, उसके नेफ्यू के पास काम कर रहा था और बाहर जा ही नहीं सकता। अगर किधर भी जाता है साथ जाता है, अपनी फैमिली जो उसके ब्रदर हैं सिस्टर हैं माँ बाप है उससे मिलने नहीं देती। तो ये डोमेस्टिक इतनी, हुआ ना, तो भाई ये वो कि कौन इतनी जालिम औरत, इतनी जी जालिम औरत कि वो अपने सर, किसी से नहीं मिलने दे यार, क्या। तो, हालांकि तो उसके कजन उसकी कजन सिस्टर एक मैं बताता हूँ, उसकी हाँ, सिस्टर एक प्रेग्नेंट थी, वो भी भाई को मिलने आई, इसने मिलने नहीं दिया उसको। मतलब उसने लात मारने की कोशिश किया कि वो प्रेग्नेंट हालत में थी उस टाइम। किसको टांग मारने की कोशिश की। जो उसका हस्बैंड है ना उसकी बहन को। इसके अल्लाह हो यार। जी मतलब इतनी सब मतलब 15 साल इससे बड़ी थी वो औरत। वो खातून उससे 15 साल बड़ी थी जिससे शादी हुई थी। जी जी जी। तो शादी उसने पासपोर्ट के चक्कर में की उसके साथ। नहीं सर, पासपोर्ट के चक्कर में नहीं की थी, मतलब दोनों की फैमिली नहीं मान रही थी ना। इन्होंने दोनों ने फिर फैमिली की रजामंदी के बगैर शादी की थी। तो इधर आके ना तो लव मैरिज थी। जी सर। ओ भाई लव मैरिज को तोड़ियां खा रहा हो। सर जी पहले ये तो देखे ना, उसकी ना तो फैमिली से रब्ता था ना और किसी से रब्ता था, मतलब 3 साल हो गए ना उसने इसको फैमिली से मिलने नहीं दिया। तो वो इतना बेवकूफ इंसान तो क्या कोई भी नहीं हो सकता यार वैसे, मतलब कि उसको थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए थी। फैमिली को छोड़ दिया, बीवी 15 साल बड़ी, कुट्टा उन्हें बेचारे ने खा दिया, ਉਹਦੇ ਤੇ जी पर्चे ਉਹਦੇ ਤੇ हो गए यार। कौन दुआ कराए उसकी, ये लाइफ पे दुआ करा देते हैं उसके हाल की। सर मतलब शरीफ आदमी है कि पढ़ा लिखा भी नहीं है ना। जी यार मेरी बात सुने, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी अगर आप अपना वाकई। व्हाट्सएप देंगे तो मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगा, वो कोई भी अच्छा मसला नहीं। चले, अच्छा इसका खैर हम अपने जवाब पे वापस चले जाते हैं। आपके जवाब में ये है कि अगर उसकी बीवी उसको मारती थी, कैसे मारती थी, मारती कैसे, मतलब कोई डंडे डुंडे से मारती थी, कैसे मारती थी। मतलब सर जो नहीं बॉडी पे ब्रूज भी थे उसके, जब उसने पुलिस को दिखाया ना। बीवी WWF से आई थी उसकी। सर मतलब ये बेचारा थोड़ा सिंगल पसली का था वो, मतलब थोड़ी सी ओए बीवी 15 साल बड़ी जी है, खुद सिंगल पसली, कैसे उसके मतलब रख लेती थी। कमजोर लड़का था ना इतना नहीं, मतलब। मुझे लगता है ज़हनी भी काफी कमजोर था सर बेचारा। मतलब पढ़ा लिखा ही नहीं है ना, हम्म। पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। चले सर, अब आपका सवाल क्या, मुझे सवाल जरा दोबारा रिपीट कर दें ताकि हम उसका जवाब दें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सर मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि उसने अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की बिना पर एप्लीकेशन डाल दी थी, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस वाली चैरिटी नहीं होती वो भी इन्वॉल्व थी, पुलिस भी इन्वॉल्व था, जीपी भी इन्वॉल्व था। उसने अपना एप्लीकेशन डाला था। अब भी कोई 6 महीने के बाद होम ऑफिस ने उसको ईमेल की है कि आप पर जो एक हमने देखा है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑर्डर लगा हुआ है जी उसका भेजें। ठीक है, चले मैं आपको इसके सवाल का जवाब देता, बाकी अल्लाह ताला आपके कज़न के हाल पे रहम करे, यही कहते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। थैंक यू फॉर योर कॉल सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज की पहली कॉल ही जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आई है। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैंने बहुत बार बात की है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ फिजिकली नहीं होता, वो मेंटली भी होता है। मेंटली टॉर्चर भी जो है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। फिर करेंगे इसके बाद इसके ऊपर बात। अभी के लिए हमारे पास सवाल ये मौजूद है कि इन्होंने इनके कज़न है वो, जो खैर पूरी दास्तान तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ही बिलीव्स दैट ही इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और उस बिना के ऊपर उन्होंने जो है वो अपना ILR यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई किया हुआ है। अब होम ऑफिस ने एक डॉक्यूमेंट होता है नॉन मोलेस्टेशन, एक ऑर्डर जो कि कोर्ट की तरफ से आया हुआ है, तो उसके ऊपर होम ऑफिस ने मांग लिया है। अच्छा, कभी कभी फैमिली कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि वी डू नॉट डिस्क्लोज दिस
ऑर्डर टू एनीवन विदाउट द कोर्ट परमिशन। एक तो ये चेक कर लिया जाए। दूसरा जो है वो क्या उस पर बुरा असर करेगा या सही असर करेगा, क्योंकि ऑर्डर मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मांगा है तो आप सिर्फ एक चीज़ देख लें कि क्या कोर्ट से आपको परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है, बाकी आप जो है वो किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से मिलकर रब्ता करके ये एडवाइस लेना है। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। बात अभी हमने करनी ओवरस्टेज के ऊपर कि जितने भी यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं उनके पास क्या रास्ता है कि वो अपने आप को यहाँ पे रेगुलराइज करवा सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सर। क्या हाल है? ठीक हो? जी ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, यही दुआ करता हूं अल्लाह ताला मुझे इसी तरह बात नसीब करे। वाह, क्या बात है। हुक्म करें जनाब, कैसे याद किया आपने? सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज मुझे अभी तक क्लियर जवाब नहीं मिला। अगर आप माइंड नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे इसको जवाब दे दें। अच्छा जी पूछे सर, जरूर पूछे जनाब। सर मेरा लिव इन लाइन एप्लीकेशन कर रहा हूं। यार ये आपने मेरे से पहले भी पूछा था और मैंने आपको कहा था। अच्छा, क्लियर जवाब ये है कि देखिए मैंने आपसे कहा था अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई करता, दूसरा ना करता। ये मैंने आपको ये क्लियर जवाब दिया था। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि प्लीज गो एंड गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। देखिए यहाँ पे आपको स्पेसिफिक। अच्छा, मेरे से अपॉइंटमेंट कैसे बनाऊं? मेरे से अच्छा, आप कहाँ होते हैं? आप कहाँ पे होते हैं? कहाँ होते हैं आप? सर मैं लीड्स में रहता हूँ। कहाँ? सॉरी लीड्स। यार आप लीड्स में हो, मैं लंदन में हूँ और मैं बगैर फेस टू फेस मिले कैसे आपकी अपॉइंटमेंट बना लूँ? बताएं। लीड्स में माशाल्लाह इतने इतने अच्छे सोलिसिटर होंगे, इतने अच्छे लॉयर होंगे, तो क्यों नहीं आप उनसे काम करें? सर मैं मुतमईन आपसे हूं ना, क्योंकि आप जो काम करते हो ना यार मुझे तसल्ली होती है। मैं भी काम करता हूँ, तसल्ली होती। चलो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, लेकिन चले कोशिश करते हैं इसी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा तो कोशिश करते हैं कि आपसे नेक्स्ट वीक में जो है ना बात कर लें। ठीक है? ठीक है सर। सिर्फ इतनी सी बात आपको बताया कि मतलब उनमें जो दो ऑप्शन है ना, तो मुझे सिर्फ उसका फ्यूचर दोनों का सेम है, बोले फ्यूचर में सिर्फ वो फ्यूचर के बारे में। देखिए मैंने आपको पहले बहुत क्लियर बताया था कि देखिए जो दूसरे का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर अगर आप उसको रेफ्यूजी स्टेटस लेके देते हैं तो जब जिस दिन आपका इंडेफिनेट ड्यू होगा उसी दिन उसका भी आप साथ ही अप्लाई कर देंगे, तो ये एक आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है? तो सर इसमें एक बात सिर्फ वो है, अगर फर्ज करें 2 मार्च से जो रूल चेंज हो गया तो ये जो अभी उसके लिए बेबी क्लेम असाइलम है तो वो तो उसमें तो नहीं आएगा। यार अब आप ना मेरे से ना यही कहूँगा कि स्पेसिफिक एडवाइस मैं कभी भी नहीं करता यहाँ पे खड़ा होके। तो आपने क्या करना है कि भाईजान इसको, क्योंकि देखिए मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कहीं पे भी मिसलीड या मिसगाइड ना कर दूँ। तो मैं नहीं चाहता, मेरे सामने चीज़ें नहीं हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक स्पेसिफिक, मैं आपको जनरल क्वेश्चन का जनरल जवाब तो ज़रूर दे सकता हूँ और मैंने दे भी दिया आपको। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक करें, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। जी मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। देखिए यहाँ पे मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं स्पेसिफिक एडवाइस, यानी कि मैं एडवाइस तो करते ही नहीं हूँ यहाँ पे बैठ के, लेकिन अगर आपका कोई जनरल सवाल है तो उसको ज़रूर पूछें, ना कि यहाँ जैसे आप अक्सर अपने दोस्तों का नाम लेके पूछ लेते हैं कि जी ये मेरे दोस्त का मसला है, तो दोस्त का क्या है कि पूछ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास सोल रिप्रेजेंटेटिव का वीज़ा था, रिफ्यूज़ हो गया। सोल रिप्रेजेंटेटिव का वीज़ा था, रिफ्यूज़ कैसे हो गया? सॉरी, वो मैंने स्किल वर्कर में के लिए अप्लाई किया था ना।
हाँ, तो पूरी बात बताएं ना फिर कि आपके पास सोल रिप्रेजेंटेटिव का तो वीज़ा था, अब यू मुझे ट्राई टू कुछ स्विच योर समझ नहीं कैटेगरी आया। टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और अब आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला हुआ है, एडमिन रिव्यू आपने डाला हुआ है, ठीक है। डाला हुआ है। अब मैं सर सोच रहा हूँ कि हमें इसका वेट करना चाहिए या ऑनेस्टली जब रिफ्यूज हो जाता है तो हमें नई एप्लीकेशन की तरफ चले जाना चाहिए। ओके चलें, मैं आपको जो है इस सवाल का जवाब देता हूँ। आपका पिछला वीज़ा तो चल रहा होगा ना अभी? नहीं नहीं सर, वो वीजा मेरा चल रहा था ना 3 माह, तो तब मैंने स्किल वर्कर के लिए अप्लाई किया और स्किल वर्कर का रिफ्यूजल मुझे आया 20 माह बाद। अच्छा। मैंने आपसे इंटरव्यू पे मैंने आपसे फिजिकल अपॉइंटमेंट की थी, मैं आपके ऑफिस भी आया था। हम्म। तो मैंने आपसे पूछा था कि इंटरव्यू के लिए सर ये मुझे जवाब आया है, तो मैं इसके लिए क्या जवाब दूं। तो चले वो जैसे भी सर्कमस्टांसेस थे, आपने मशवरा अच्छा दिया था कि उस वक्त वो ही पॉसिबल था जी। कि आपने बोला था कि आप ये फ्रेंड रेफर कर दो, और उन्होंने फ्रेंड रेफर में भी वो भी उन्होंने एक बताया, क्योंकि उससे पहले मेरी कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने ये बोला था कि आप फिर फ्रेंड रेफर बोल सकते हो, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। सही 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 सही। ठीक है, शायद आपको याद हो। फिर मैं यार, अब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज होते हैं तो मैं आपके साथ वो बात तो डिस्कस नहीं कर सकता। चले खैर, अभी के लिए आपका सवाल ये है कि आपके पास इस वक्त एडमिन रिव्यू डाला हुआ है, तो आप उसका वेट करें या नई एप्लीकेशन कर दें, ये कह रहे हैं? ये तो चलो मैं वैसे आपसे बात करूं, मैं इंशाल्लाह मैं आपके पास ही मैं अभी आउट ऑफ लंदन हूं, तो मैं आपके इंशाल्लाह मिलूंगा अभी आपसे। चले ठीक हो गया ये सर। आप थोड़ा सा करें रिव्यू, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सर, थैंक यू सर थैंक यू। जी। इनका सवाल ये है कि इनका वीज़ा ख़त्म हो रहा था सोल रिप्रेजेंटेटिव, और इन्होंने उसके बाद स्किल्ड वर्कर में स्विच करने की कोशिश की जो कि रिफ्यूज़ हो गया, और उसके बाद ये एडमिन रिव्यू पे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगेन ये स्पेसिफिक एडवाइस है, लेकिन इन जनरल टर्म मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर एडमिन रिव्यू पे है तो आपको जो है वो उसका आउटकम का जो है वो वेट करना चाहिए, और उस आउटकम के ऊपर जो है अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनाएं, तो बहुत सारे वीज़े जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे हो भी जाते हैं। लेकिन क्या आप अगर एडमिन रिव्यू के ऊपर एक और एप्लीकेशन डालेंगे तो उसका क्या स्टेटस होगा, तो उस पर हम एक मुकम्मल वीडियो जो है वो आपके ऊपर इसके ऊपर बनाएंगे। अभी के लिए यही नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अच्छा, कहानी आज मेरे पास जो मौजूद है, कहानी ये है कि आज हमारे पास एक क्लाइंट का वीज़ा आया। आज नहीं, मतलब कुछ दिन पहले आया था लेकिन वो आज अपना जो है वो पासपोर्ट कलेक्ट करने आई थी। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि जी आप बताएं कि आपका वीज़ा आ गया, आप खुश हैं, मेरे तक कैसे पहुंची। तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई, और उनकी वीडियो भी जो है वो बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह कल या परसों में हम उसको जो है वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि वो 2012 में आई थी यहाँ पे, और उसके बाद स्टूडेंट वीज़े पे आई थी, और फिर जाने की तैयारी कर रही थी, वापस टिकट ढूंढ रही थी वापस जाने के लिए। तो उस दौरान वो टिकट ढूंढते ढूंढते वो उन्होंने टिकटॉक को जो है वो देखना शुरू कर दिया। टिकटॉक पे देखते हुए उनको मेरी वीडियो नज़र आई, और उसके बाद उन्होंने जो टिकट वो बुक कर रही थी, उनके दिल में ये चीज़ पैदा हुई कि क्यों ना जाके इन वकील साहब से मिला जाए। तो वो उन्होंने अपने किसी जो उनके साथ थे उनसे रब्ता किया, उनको कहा कि जी मैं जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा यार छड़ पड़ा, टिकटॉक पे तो बड़े वकील बैठे हैं, वो टिकटॉक की चीज़ों पे तुम यकीन कर रही हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। तो वो मेरे पास यहाँ पे आ गई। जब वो आई, हमने उनका केस बैठ के देखा और चीज़ें देखी क्या क्या होने वाली थी। केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, और खैर उसके बाद जो है हमने चीज़ों को डिसाइड किया, और हमने जो है वो उसका केस कर दिया। जब मैं केस कर रहा था उस वक्त भी जो ख़ातून थी वो काफ़ी जो थी वो पुरुम्मीद थी कि भाई इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जो
शायद हस्बैंड साहब थे वो तब भी इतने जो थे वो पुरस्कून नहीं थे। वो सिर्फ जैसे बच्चे की एक ज़िद पूरी करते हैं, वो अपने पार्टनर की, खातून की जो है वो ज़िद पूरी करने आए थे कि चल तू करके देख ला। बाकी ये थे भी कीता न पहले भी वो सोलिसिटर से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा आ गया, उनकी वीडियो भी मौजूद है। तो अब जो है वो फिर आज टिकट्स देख रही थी, तो उनको जो है वो बातें सारी पुरानी याद आ गई। 14 साल बाद वो जाएंगी अपनी कंट्री, अपनी सिस्टर से मिलेंगी। मैंने पूछा उनसे किससे मिलेगी, कहती मैं अपनी सिस्टर से मिलूँगी सबसे पहले जाके। सो मेरा ख्याल है ब्रदरहुड से जो सिस्टरहुड जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने देखा सिस्टर्स में बहुत प्यार होता है, ब्रदर्स के अंदर इतना प्यार नहीं होता जितना कि सिस्टर्स में आपस में होता है। खैर ये बात की मुद्दा ये है आज का कि अगर कोई इंसान जब हिम्मत हार देता है और जाने की जो है वो अपने सोच लेता है, तो उसको एक बार ज़रूर कोशिश कर लेनी चाहिए। जाना तो है आपने वापस, तो क्यों ना एक बार कोशिश कर ली जाए। हर बंदे का अपना नसीब होता है, किसी का मिल जाता है, किसी का नहीं मिलता, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। बात हम कर रहे हैं ओवरस्टेज की। प्राइवेट लाइफ के अंदर जी वैसे तो बहुत सारी रूट्स हैं, लेकिन हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको यहाँ पे 20 साल हो गए हैं या होने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे 20 इयर्स हो गए हैं या होने वाले हैं, और अगर आपके पास अभी भी वीज़ा नहीं है, तो आपको फौरी तौर पे किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करना चाहिए, ना कि आपको 20 इयर्स होने का वेट करना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा रफली मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ 20 साल पूरा होना ज़रूरी नहीं है, आपका कंटिन्यू स्टे रहना चाहिए 20 साल। 20 इयर्स कंटिन्यू स्टे की बात हो रही है, खाली 20 इयर्स की बात नहीं हो रही। और आपने ये जो है वो प्रूव करना होता है कि यू हैव लिव्ड हेयर कंटिन्यूसली फॉर 20 इयर्स। एवरी ईयर का आपको एविडेंस चाहिए होता है, हर साल का एविडेंस। अब 20 साल वाला बंदा जो है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास एविडेंस मौजूद नहीं होते। उन्होंने अपने नाम भी गलत बताए होते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी गलत बताई होती है, जीपी पे भी अपना गलत बताया होता है, ना उनके नाम पे कोई बिल्स होते हैं, ना कोई गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और ना ही उनके पास बैंक अकाउंट होते हैं। एक पासपोर्ट की कॉपी वो लेके जब आते हैं तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी वकील साहब साढ़े को तय ही है। अल्लाह अकबर। खैर अभी करते हैं इसके ऊपर बात, थोड़ी देर में कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे सवाल था कि मैं वर्क वीज़े पे ना यूके आई थी 7-8 माह पहले, और मुझे कंपनी में काम करते हुए 8 महीने हो गए हैं। इस दौरान मैं लास्ट मंथ मई में मैं मैटरनिटी पे गई थी ना, मैटरनिटी ऑफ लिया था मैंने, तो कंपनी मुझे पे नहीं कर रही, और वो मुझे कह रही है कि मैं आपको एसएमपी फॉर्म सेंड करती हूँ, आप उस पर अप्लाई कर लेना। तो सर अगर मैं एसएमपी फॉर्म पे अप्लाई करती हूँ तो कल को जब मैं आईएलआर लूँगी तो कोई मसला तो नहीं होगा? चले मैं आपकी इसके साथ अभी बात करता हूँ आपका, ठीक है? आपका यही सवाल है? जी जी सर, मेरा ये सवाल है, मुझे प्लीज बताइएगा कि कंपनी का मैटरनिटी पे का सिस्टम क्या होता है। मतलब कंपनी कह रही है कि मुझे साल या शायद 32 वीक्स चाहिए थे, फिर उसके बाद मुझे मैटरनिटी मिल रहा था। देखिए ये पीरियड कम है। ये आपको ये पूछा था कि अगर मैं गवर्नमेंट से एसएमपी लेती हूँ तो कल को आईएलआर में मसला तो नहीं है? मैं आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आपको उस नज़रिए से सोचना चाहिए जिस नज़रिए से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, इनका सवाल ये है कि ये अभी स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं और ये मैटरनिटी लीव लेना चाहती हैं,
लेकिन इनका जो एम्प्लॉयर है वो ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें इतने वीक्स अभी नहीं हुए, कि तुम अभी एलिजिबल नहीं हो, तो तुम जो है वो गवर्नमेंट से ले लो। अब इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन कि ये जो क्वेश्चन है ये सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट लॉ का क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है कि क्या इनकी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, इनको मैटरनिटी लीव की एम्प्लॉयर देगा कि नहीं देगा। तो आपको ये तो एम्प्लॉयमेंट लॉ जो करते हैं सोलिसिटर्स वो आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। सेकेंडली, क्या आपके, अब इमिग्रेशन पर्पसेस पे बात करते हैं। इमिग्रेशन के अंदर अगर आप गवर्नमेंट से जो कि पब्लिक फंड है, अगर आप उसमें से अपना मैटरनिटी लेती हैं तो आर यू अलाउड टू टेक पब्लिक फंड्स, क्योंकि वो पब्लिक फंड्स जो हैं वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए जो जिनको अलाउड है उन्हीं को अलाउड है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उस पर पब्लिक फंड्स जो है वो अलाउड नहीं है कि आप उसमें से नहीं ले सकते। तो कल को आपके वीज़े पे इंडेफिनिट तो बड़ी दूर की बात है, आपकी वीज़ा कंडीशन ही ब्रीच हो सकती है। तो ये इस पे एक प्रॉपर लीगल एडवाइस भी आप ले लें। सेकेंडली, अब हम बात करते हैं कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की जो रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर की वो क्या है, वहाँ से आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। अब नंबर वन के यू हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, 5 साल आपने कंटिन्यूस यहाँ पे रही हैं। नंबर टू, यू हैव वर्कड हेयर फॉर लास्ट 5 years। नंबर 3, आपका एम्प्लॉयर जो है वो विलिंग है आपको नेक्स्ट जॉब पे रखने के लिए, और नेक्स्ट जो है वो आपसे मांगते हैं कि जो आपकी उस टाइम पे जो पे है, उस टाइम पे जो आपकी पे है वो या तो मिनिमम वेज के मुताबिक होनी चाहिए या फिर जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की उसके मुताबिक होनी चाहिए। मैंने ये बात सोचा क्यों ना आज फिर क्लियर करते जाए। जितने भी स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर लोग हैं, स्पेशली जिन्होंने 26,200 से स्टार्ट किया था, उनकी अब आज की तारीख में जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 31,300 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बंदा इस वक्त पे अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करेगा स्किल्ड वर्कर वाला, और उसकी जो पे है वो 26,200 है, तो उसको जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो रिफ्यूज़ नहीं कराना आप लोगों ने, बिकॉज अगर रिफ्यूज़ हो जाएगा तो फिर इशू हो जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब भी दे दिया, और मैंने सोचा क्यों ना अगला सवाल भी आपको बता दिया जाए कि आगे फ्यूचर में आपने ये मेक श्योर करना है कि हर अप्रैल जितने स्किल्ड वर्कर वीज़े पे लोग हैं, एवरी अप्रैल में जाके जब मिनिमम वेज बढ़ती है तो आपने देखना है कि आपकी मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए उस वक्त। इस वक्त 31,300 है। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे यूके इमिग्रेशन के हवाले से उन लोगों की जिनके यहाँ पे 20 साल हो गए, तो आपने हर साल का एविडेंस जो है वो देना है। ना आप लोगों के पास एविडेंस होगा तो आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इसके लिए आपको, जिसको भी 20 साल होने वाला है या 18 साल हो गए भाई, उसको अभी से अपना केस जो है वो देखना चाहिए कि अगर उसने 20 साल का भी लगाना है तो 19 साल में जाके अपने पेपर रेडी करना स्टार्ट करें, अपनी चीज़ों को सीधा करना स्टार्ट करें। अब 20 साल के बाद आप जब जाएंगे, 20 साल के बाद जब आप जाएंगे और कहेंगे वकील के सामने बैठ के मेरे पास पेपर तो कोई नहीं है तो मेरा कुछ करो, तो बेचारा की करेगा फिर थोड़ा। वो क्या कहते हैं कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब। तो अभी वही बात है कि अब हम अगर आप करते हैं तो, लेकिन एनीवे
अगर इस सिचुएशन में भी हैं आप, तो ये मत सोचें कि आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा। गो एंड सी एनी कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड सॉलिसिटर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हुआ था 1 अप्रैल को जी। तो अभी प्री-एक्शन प्रोटोकॉल के बाद अभी लाइसेंस रीइंस्टेट हो रहा है दोबारा अभी। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरी ILR ड्यू है अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है। तो अब ये 2 मंथ जो मेरे विदाउट सैलरी गुजरे हैं तो ये मैं काउंट होंगे टुवर्ड्स 5 इयर्स ILR की? यार अभी शायद आपने यहाँ तो अभी आपने ज्वाइन किया तो आपने मेरा पिछला जवाब सुना नहीं है ना? जी मैंने अभी ज्वाइन किया था। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने अभी ILR की रिक्वायरमेंट बताई है कि ILR की रिक्वायरमेंट में ये नहीं आता। ILR की रिक्वायरमेंट में आता है कि आपने 5 साल यहाँ पे गुजारे हैं, 5 साल कंटिन्यूस काम किया है, और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो होना चाहिए जो लास्ट अप्रैल में आया था, और आपका एम्प्लॉयर जो है एग्री कर रहा है कि वो आपको आगे रखेगा। ठीक है सर, इसमें थोड़ा सा ये है कि मेरी सैलरी अभी इंक्रीज हुई है 31,500 पे। पहले मेरी सैलरी 29,000 थी, तो इसका कोई इशू तो नहीं बनेगा ये जो 3-4 महीने की सैलरी 31,500? मेरे ख्याल से तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिन लोगों की अभी इंक्रीज नहीं हुई उनको अभी इंक्रीज कर लेना चाहिए। ठीक है, अपने एम्प्लॉयर से जो भी आपके जो हैं उनसे बात करें, उनसे कहें भाई कि मिनिमम सैलरी जो है वो थ्रेशोल्ड 31,300 हो चुका है, तो अभी कर ले बजाय इसके। अच्छा, जिनके नहीं है और उनका ILR आ रहा है उनके लिए ये है कि वो फिर एक एक्सटेंशन करवा लें अपनी और फिर अप्लाई कर दें, इतनी जल्दी में नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, पूछना ये था तो 7 ईयर चाइल्ड को जब इंडेफिनिट मिल जाता है तो वो पासपोर्ट सिटीजनशिप के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? चलें ठीक है, अभी आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। जब 7 ईयर चाइल्ड को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है तो उसको 1 साल वेट करना है और उसके बाद जो है अपना पासपोर्ट जो है अप्लाई करना है। करने को तो वो नेक्स्ट डे भी कर सकता है अंडर सेक्शन 13, लेकिन 1 साल वेट करना है उसको। ठीक है सर, वो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, वो अडल्ट के लिए वो कह रहे हैं ना, चाइल्ड के लिए 10 साल नहीं है। मैं डबल चेक कर रहा हूँ आपसे। नहीं, वो 10 साल ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन समथिंग एल्स है सर। ओके सर, थैंक यू। वो 10 साल बच्चा यहाँ पैदा हुआ और 10 साल रहा, उसके लिए फिर इंडेफिनिट लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके डन, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद द 7 ईयर रूट टू 10 ईयर रूट। अपने आप को जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा ना पढ़ने के लिए। आपने ये देखना है कि जिसने 7 ईयर्स किया है उसका जो है वो 1 साल के बाद है। अच्छा, करने को तो आप नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं, लेकिन 12 मंथ्स। सेकेंडली, जो 10 ईयर की बात कर रहे हैं फिर उसके लिए आपको इंडेफिनिट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो सीधा सीधा आपने जो है वो अप्लाई करना है कि जी बच्चा यहाँ पे 10 ईयर्स का हो गया। और एक्चुअली में हमारे कुछ जानने वालों ने ये किया भी है, उन्होंने इंडेफिनिट लिया ही नहीं। उनका बच्चा जब 7 साल यहाँ पे हो गए, पैदा यहाँ पे हुआ, तो उन्होंने इंडेफिनिट लिया ही नहीं, क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इंडेफिनिट लेने के लिए आपको जो है वो 3200 पाउंड पे करना पड़ता है। 3206 पाउंड या 12 पाउंड, 3212.6 पाउंड समथिंग आता है। तो उसके लिए आपको ये पे करना पड़ता है। लेकिन ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन अगर आपकी बच्चे ने करानी है और आपके पास फीस नहीं है तो आप वो फीस माफ़ भी करवा सकते हैं और डायरेक्ट ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यस, आई हैव सीन पीपल who missed that 7 year route and went straight to 10 year route, जिसमें आपका बच्चा जो है डायरेक्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप के हकदार बन जाते हैं। ठीक है, मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे आप? ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो है, मेरी वाइफ असल में NHS में जॉब करती है, ठीक है। डॉक्टर है, और हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है सितंबर में, और हमारा जो ILR है वो ड्यू हो रहा है फरवरी में नेक्स्ट ईयर। ओके। और अभी हॉस्पिटल ने कहा है कि अब जो है हम एक्सटेंड नहीं कर सकते फर्दर। ठीक है। तो अब हम क्या करें? दूसरे जॉब्स टाइम भी बहुत कम है, और अगर हम, वो तो जेन्युइन है, डॉक्टर है, और हम कोई दूसरे चक्करों में भी नहीं पड़ सकते, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है? हम वैसे जनरली, मुझे तो 8 साल हो गए, उनको भी 6 साल हो गए, बच्ची को भी ऑलमोस्ट जो है 6 इयर्स हो गए। ओके। तो क्या करें? हम फंस गए। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जब आप खुद ही मान गए हो कि आप फंस गए हो, तो फिर आपको कौन निकाल सकता है उसमें से? आप ही निकालेंगे पहले। अच्छा, देखिए, इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है, ये मेरा मानना है। वी डू नॉट लूज अनटिल अनलेस के हम कह दे, खुद मुंह से कह दे कि यस हमने हार गए, हम फंस गए हैं। जब तक हम अपने मुंह से ना मान लेना हम फंस गए हैं, तब तक हम फंसे नहीं होते। सो खैर, अब आपकी सिचुएशन में ये है कि कब आपने बताया कि आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, सॉरी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 अक्टूबर तक है, और वीज़ा वैसे हमें होम ऑफिस में दिसंबर तक दिया हुआ है। ओके। और आपका ILR कब ड्यू है? फरवरी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, तो अब आपके पास जो है अभी के लिए जो ऑप्शन मौजूद हैं, आप जो है ना, जो इमिग्रेशन के मसले में मैं कहता होता हूँ कि सुबह का नाश्ता भी बाद में करो, पहले इसकी का सलूशन ढूंढो। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि यार अब हम क्या करें, सीधी गल है भाईजान, 3 महीने तुसी किधरों जाके स्किल्ड वर्कर का वीज़ा लेना है, दैट्स इट। कोड चेंज हो जाए कोई फर्क पड़ेगा? डजंट रियली मैटर, आप कोड चेंज कर लें, यू हैव टू बी ऑन स्किल्ड वर्कर। मैंने अभी रिपीट कर देता हूँ, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की रिक्वायरमेंट जो है स्किल्ड वर्कर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप यू हैव लिव्ड हियर कंटिन्यूसली फॉर 5 years, यू हैव वर्कड हियर कंटिन्यूसली फॉर 5 years, और इसके साथ साथ आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब देने के लिए तैयार है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी जो मिनिमम वेज होनी चाहिए वो 31,300 होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी आगे चलनी हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आपको बाकी किसी चीज़ की जो है परेशानी की ज़रूरत। ऑब्वियसली इंग्लिश टेस्ट है, और अगर आप मार्च 2027 के बाद कर रहे हैं तो वो फिर उसकी रिक्वायरमेंट और है, लेकिन क्योंकि आप फैब में हैं तो आप पे वही रिक्वायरमेंट आएगी, प्लस लाइफ इन द UK टेस्ट आपने करना है। ठीक है? अच्छा सर, लेकिन एक बात है, अब वो डॉक्टर है तो वो ये बाकी वीज़ों पे स्विच हो सकती है? सर, स्किल्ड वर्कर कोई भी वीज़ा होल्डर किसी भी वीज़े पे स्विच हो सकता है, लेकिन मेक श्योर करें कि जो मेन एप्लीकेंट था वो मेन एप्लीकेंट रहे, जो डिपेंडेंट था वो डिपेंडेंट रहे। ये ना हो कि तुसी डिपेंडेंट को मेन एप्लीकेंट बना दे, मेन एप्लीकेंट को डिपेंडेंट बना दे, फिर आपकी क्लॉक रीसेट हो जानी है। तो सर कोई मैनेजर की पोस्ट ले सकती है किसी भी आप सर जी कोई भी स्किल्ड वर्कर पे टाइम गुजारना है आपने, ठीक है? चलो, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये था कि ये फंस गए हैं, तो नहीं भाई, मैं नहीं मानता कि फंस गए, या कोई नहीं फंसता। वो एक शेर मुझे याद आ गया, मेरा बड़ा फेवरेट शेर है, तो चलो आज मैंने शेर सुनाए, कोई नहीं, पहला शेर आपको सुना देते। कहते हैं, कितनी हैरत है कि हालात का खालिक इंसान, कितनी हैरत है कि हालात का खालिक इंसान जद में हालात किया जाए तो मर जाता है। तो वी क्रिएट ओवर सर्कमस्टांसेस बाय थिंकिंग, सोचने से आप अपने सर्कमस्टांसेस बनाते हैं। अमल आप बाद में करते हैं। आप कोई भी एक्ट देखें अपना,
अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पहले आप सोचते हैं, अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो पहले आपको सोच आती है। हर चीज़ की पहले एक थॉट है, उसका एक थॉट प्रोसेस है। तो अगर आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, तो फिर जो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी चीज़ को चाहो और इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने में लग जाए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मेरा कानून नहीं है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो बचपन से सुनने वाले ऐसा कि अगर सांप के बारे में सोच रहे हो तो सांप पास ही कहीं फिर रहा होगा। तो अब वो चीज़ समझ आई कि वाकई जब आप किसी चीज़ को सोचना शुरू कर देते हैं, और ये मैं नहीं कहता, आप बड़े बड़े जो फलसफी हैं, जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो ये बात करते हैं कि इफ़ यू वांट समथिंग स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड यू विल गेट इट, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यूके इमिग्रेशन के बारे में अगर आपने इसको सबसे एंड पे रखा हुआ है तो ये आपको सबसे एंड में मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा। और अगर आप इसको प्रायोरिटी पे लेके आएंगे, सुबह दोपहर शाम इसके बारे में, वो कहते हैं इंग्लिश सीखनी हो तो ईट इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश कहते हैं ना। तो इसी तरह वो एक्चुअली व्हाट दे आर सेइंग कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सो बाय थिंकिंग यू अट्रैक्ट थिंग्स गुड और बैड, डजंट रियली मैटर। इसके अंदर ये फॉर्मूला है ही नहीं है कि जी आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होना शुरू हो जाएगा। यकीन करें कि वो चीज़ें दूसरे बंदे के ज़हन में भी नहीं होती जो आप सोचते हैं और वो होना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अगर आपका कोई भी यूके इमिग्रेशन के हवाले से सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर बहुत देर से, तो तकरीबन कोई पिछले 2 साल से मैंने आपको फॉलो किए और आपके लाइक भी करता हूँ, लेकिन आज मुझे एक सवाल पूछना, तो इसलिए मैं आज सवाल पूछने के लिए फोन किए। वैसे आपके प्रोग्राम डेली सुनता हूँ। क्या बात है जी, पूछिए। प्रोग्राम में सवाल मेरा ये है कि मेरा नेशनलिटी आ गया है इधर, मतलब नेशनलिटी आ गई, और मेरा वाइफ जो है ना वो उसके पास अभी उसका टाइम जो है तकरीबन 2-3 महीने उसके रहते हैं 5 साल में। तो अभी अगर मैं अपना नेशनलिटी पासपोर्ट ले लूँ तो उसका मैं जमा कर सकता हूँ नेशनलिटी? उसका 2-3 महीने किस चीज़ में रहता है? मतलब 5 साल में उसके 2-3 महीने रहते हैं ना। आई पर्सनली थिंक कि उसको वेट करना पड़ेगा, वो 5 साल का पीरियड पूरा करना पड़ेगा, फिर ही कर सकते हैं जी। अच्छा, और मेरे बेटे के हमने इकट्ठे किए थे, तो मेरे तो आए, लेकिन बेटे को कह रहे कि वो स्टेट पर आपके पास सर्टिफिकेट उसका आ जाएगा, तो ये सही है? अच्छा, अब आपके बेटे की सिचुएशन क्या थी ये भी मुझे बता दीजिए। सेम डे माँ और बेटे आए थे ना। ठीक है, तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने इकट्ठा जमा किया था। ठीक है। अच्छा, वो देखे डिस्क्रेशन यूज करके अगर वो आपको दे दें तो वो तो 1 साल के बच्चे का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है उसके लिए बच्चे का 5 साल का होना ज़रूरी नहीं है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके 2 बच्चे, उनमें से एक बच्चा जो है वो ब्रिटिश हो गया है और बंदे दूसरे जो 2 लोग हैं वो लीव टू रिमेन पे अभी इंडेफिनेट भी नहीं है उनके पास। तो जो दूसरा बच्चा पैदा होता है आप उसकी लीव टू रिमेन की बजाय डायरेक्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और अंडर सेक्शन 1(3) ऑफ इमिग्रेशन जो ब्रिटिश सिटीजनशिप एक्ट है वो अगर चाहें तो उसको दे सकते हैं। तो वो शायद वो उनका एक डिफरेंट लॉ है, बिकॉज आई ऑलवेज से ब्रिटिश सिटीजनशिप इज अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
जी मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं और 07727347212। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब मेरे 5 ईयर कंप्लीट हुए तो उसके बाद मैं स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पे आई थी, तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मेरा ILR नहीं करवाया, मतलब नहीं कराया ना। वो क्यों? तो उसके बाद वो क्यों? बस वो उनकी अपनी मर्जी, उन्होंने नहीं कराया, बस वो नहीं कराना चाह रहे थे। तो आफ्टर 3 मंथ्स फिर उन्होंने जो है मतलब उन्होंने समझा कि पता नहीं नेशनलिटी से क्या हो जाता है क्या नहीं। तो फिर आफ्टर 3 मंथ्स फिर उन्होंने जो है दोबारा अप्लाई जब किया तो मुझे एक्सटेंशन मिली 2.5 ईयर की। Okay. तो उसके बाद ये हुआ कि फिर जब मैं कोर्स करना चाह रही थी यहाँ पर TA का, तो उसमें ये है कि फिर मुझे फी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने 5 ईयर के बाद कुछ टाइम यहाँ पर इलीगल जो है वो स्पेंड किया है। तो इसकी वजह से फिर मुझे मतलब अच्छा एक सेकंड यहाँ पे जरा थोड़ा सा होल्ड करें। आप मुझे ये कह रही हैं कि जब आपके 5 साल पूरे हो गए तो उसके बाद जब जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था उसके बाद से 3 महीने तक आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया ना। तो Okay. उसके बाद फिर जब मतलब फिर बिल्कुल ही मतलब वो जब आगे इलीगल थी मैं, तो फिर उन्होंने दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करवाया। तो उसके बाद हमें वो जो सोलिसिटर था उसने कहा कि अब आप लोग 2.5 इयर्स की एक्सटेंशन करवा लें, तो वो करवा ली। लेकिन अब फिर मेरा वीज़ा जो है वो ड्यू है अक्टूबर में। तो जो सोलिसिटर है उसने कहा है कि अब तो आप 10 ईयर रूट पे चली गई। ओके। तो मतलब अब ये क्या बात है कि पता नहीं 10 के बाद भी पता नहीं होगा कि नहीं। कहते हैं अब आपका टाइम पीरियड उधर से स्टार्ट होगा जहाँ से आपका वो लीगल दोबारा एक्सटेंशन स्टार्ट हुई है। लेकिन अब उनको स्ट्रोक हो गया है मेरे जो हस्बैंड है। तो अब इस कंडीशन में क्या मतलब वो है, क्योंकि फीस भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और इस कंडीशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? चले पहले तो अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हस्बैंड जैसा भी हो हस्बैंड होता है, लेकिन हम करते हैं बात आपकी इसके ऊपर, इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर। अच्छा एक्चुअली में आपके हस्बैंड ने आपके साथ की बहुत ज़्यादती है, आप सही कह रही है। उसको जो है आपको ओवरस्टेयर नहीं करवाना चाहिए था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जिस दिन आप ओवरस्टेयर हुई आपका जो लीगल स्टे था वो कंटिन्यू, आपके स्टे की जो कंटिन्यूटी थी वो वहाँ पे टूट गई। तो जब आपको दोबारा से वीज़ा मिला तो आपको ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर वीज़ा मिला होगा, आपको पार्टनर रूट पे वीज़ा जो है वो कहने को तो वही था, लेकिन एक्चुअली में बिकॉज यू वर एन ओवरस्टेयर इसलिए आप क्वालिफाई नहीं करती थी एज अ पार्टनर रूट। आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के ऊपर वीज़ा मिला, लेकिन वो 3 महीने के गैप की वजह से उसकी बात ठीक है। अब आपको दोबारा जब वीज़ा मिला आपको 10 ईयर रूट पे डाल दिया गया। इफ़ यू वांट टू चेंज दैट रूट, तो आपको उसने उस वक्त नहीं बताया था कि जी अब आपका 5 साल का रूट नहीं, अब आपका वो लिखा भी होता है उस पर, जो आपका डिसीजन आता है ना, डिसीजन लेटर, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि हमने आपको अब 10 ईयर रूट पे डाला है, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर आपको वीज़ा मिला है, ठीक है। खैर अब आपका क्या था कि अगर मिल गया था तो फिर आपको 10 साल से 5 साल पे स्विच कर लेना चाहिए था अपना वीज़ा। वो भी आपने नहीं किया कि अगर आपका पिछले 5 साल तो चले ही गए थे, वो भी गए, और अब अगले भी 10 साल अब आप इसी रूट पे रहेंगी। अब लेट्स टॉक अबाउट के योर husband's health is not that good, and what would happen in that situation? Can you apply for indefinite leave to remain based on के भाई हाँ जी मेरे जो हस्बैंड है उनकी हालत ठीक नहीं है, तो ये देखिए डिस्क्रेशनरी यस एनी टाइम आप क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास डिस्क्रेशन ऑलवेज अवेलेबल है, बट बाय राइट नो, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक। तो आपके साथ उस वक्त गलत हुआ जिस वक्त आपको 5 साल के रूट पे थी,
आपको 5 साल के बाद इंडेफिनेट करती तो उसके फौरी बाद नेक्स्ट डे, आपके हस्बैंड ब्रिटिश थे ना, तो इधर इंडेफिनेट करती तो जिस दिन इंडेफिनेट आता नेक्स्ट डे ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर देती है। पर मुझे पता नहीं था ना इन चीज़ों का, मैं क्योंकि ये डील करते थे इन सब चीज़ों के साथ, तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस और इन चीज़ों का पता नहीं था, तो इस वजह से। चले, मैंने तो पहले ही कहा है कि यूके इमिग्रेशन को हमने सबसे एंड पे रखा हुआ है। हमने बाकी सारी चीज़ें जो हमने प्रायोरिटी पे रखी होती है, ये हमने सबसे एंड पे रखा हुआ है कि चलो कोई बात नहीं, वीज़ा मिल गया ना तो खैर है। अक्सर लोग इंडेफिनेट लेके बैठे हुए अभी तक, आपको पता है उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ही अप्लाई नहीं की, कोशिश ही नहीं की, तो उनको भी फौरी तौर पे अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर लेनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू हैव गॉन टू 10 ईयर पार्टनर रूट, लेकिन अभी भी शायद आप अपने 2.5 साल बचा सकती हो और ये 10 साल का रूट जो है वो आप 5 साल में तब्दील कर सकती हो। गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, ठीक है। अभी भी आपके पास चांस है कि चलो ये 2.5 साल तो गुजर गए हैं, लेकिन आगे शायद आप 2.5 साल बचा सकती हो, तो ये 7.5 साल गुजारने के बजाय पता नहीं 10 है कि 15 है कि 20 है, मुझे नहीं पता, मैं देख के बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा हुआ था। ओ पक्की बात है, वो वकील ही है जिसको इतना नहीं पता 10 है 15 है कि 20 है, मैं देख के बताऊंगा। नहीं, उसको क्या मतलब है इसका? जो मेरे सही सोलिसिटर था उनकी फीस थी तो ज्यादा, तो इन्होंने जो है ये कोई आम बंदा ये जो पासपोर्ट नहीं बनाते इनको मेरा केस दे दिया था, ये सेकंड वाला, इसकी वजह से ये सारा मसला भी हुआ है और ये गड़बड़ भी हुई है। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको अब जाके ये रियलाइज हुआ है। आप बताएं, लोगों को बताएं कि भाई ये वो इस तरह का काम मत करें। ये तो वही बात है असल में ना, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त पाकिस्तान में बीमार हो गया, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार तू बीमार है तो दवाई क्यों नहीं लेके आता? कहता है यार हमारा पता नहीं है, हम क्या करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कहता है पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम खुद ही ठीक हो जाए किसी तरीके से, अल्लाह हमें खुद ही ठीक कर दे। तो घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, कहता है जी तू ऐसा कर, तू ना वो जशंदा पी ले, कोई कहता है तू 7 अप च नमक पा के, काला नमक पा के पी ले, कोई डिफरेंट मशवरा देता है, कोई डिफरेंट। तो वो पहले तो टोट के चलते हैं ना, वो जब खराब वो काम नहीं करते तो फिर जो सबसे महल्ले का सस्ता डॉक्टर होता है ना, मेडिकल स्टोर पे जो मैट्रिक पास पढ़ा होता है, हम उसके पास जाते हैं। हम उसको कहते हैं यार मुझे बुखार बढ़ा है, तो बुखार जो मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो हम उससे दवाई लेते हैं। जब उससे भी ठीक नहीं होते फिर हम जाते हैं बड़े डॉक्टर के पास, वो बड़े डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं और फिर जाके हम ठीक होते हैं। दिस इज़ समथिंग आई थिंक इट्स अ कल्चरल थिंग कि जहाँ पे हम ये इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते। भाई जिसका काम है उसी को करना है। मैं अपनी एग्जांपल देता होता हूँ कि मैंने अकाउंट्स पढ़े, 3 बार अकाउंट्स पढ़े, लेकिन मैं अपने अकाउंट्स खुद नहीं करता। भाई मेरा काम ही नहीं है। तो आपके लिए भी यही है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर अब तो वो बीमार हैं, तो अब आप उनका ध्यान रखें, उनको ज़रा बातें शातें ना सुने। पहले स्ट्रोक हुआ है, आगे कुछ और ही खुदा ना खास्ता बेचारे की लुक आफ्टर करें अब, और लीगल एडवाइस प्रॉपर ले लें। वो क्या कहते हैं, उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। देखिए ये वक्त लगता है। तो अब 5 साल आपके गुजर गए, अब मैं क्या कहूँ। अब आपके हस्बैंड है, देखिए जी मैं तो हस्बैंड के खिलाफ वैसे मुझे लगता था सिर्फ हस्बैंड ही मजलूम होते हैं, लेकिन बीवियाँ भी लगता है काफ़ी मासूम और मजलूम है। मुझे अब आपकी कॉल के बाद ये रियलाइज़ हुआ है कि यार नहीं, आप जैसी भी होंगी मजलूम जिनके साथ ये ज्यादती हुई है। मैं समझता हस्बैंड के साथ ही ज्यादती होती है बस। चले खैर, बिल्कुल ना, मतलब ना मैं केयर अलाउंस अप्लाई कर सकती हूँ ना कुछ कर, मतलब बहुत टफ। नहीं अगर नहीं आपके पास पब्लिक फंड्स अलाउड नहीं है? नहीं, नो बेनिफिट्स पे है ना ये स्पाउस वीजा, तो मतलब इसका नहीं हो सकता। अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो आप चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन करके अपने बेनिफिट अलाउ करा सकती हैं। बस जो सोलिसिटर थे उन्होंने ढूंढा था ना मेरे लिए, 5 ईयर प्रॉपर हमारा एक सोलिसिटर था, उसके बाद इस दूसरे का कि मैं फीस कम लूंगा, तो ये मेरा केस हाँ देख रहे कितना ज्यादा नुकसान कर दिया। लेकिन चले
कोई बात नहीं, आप अगर आपके पास बेनिफिट, अगर आप स्ट्रगलिंग, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद फाइनेंशियली, देन आप जो है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन कर सकती हैं एंड पब्लिक फंड्स अलाउ करवाए जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। चलो, ओके, मैं आपको सेम सिचुएशन पे इनबॉक्स करूंगी जो भी है, इसी नंबर पे कर दूंगी? नहीं, आपको अगर नेक्स्ट मेरे से बात करनी या तो लाइव या फिर आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा सही है। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये थी हमारी एक मिसेस मैडम जो थी हस्बैंड के हाथों, जो कंजूस हस्बैंड होते हैं ना, काफ़ी सारे हस्बैंड काफ़ी कंजूस भी होते हैं, वो नहीं देखते कि भाई ये फ्यूचर का मसला है, यहाँ पे पैसे नहीं बचाने। तो हर जगह पे पैसे नहीं बचाए जाते, कहीं पे लगाए भी जाते हैं, ज़्यादा नुकसान हो जाता है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अगर आप मुझे लाइव कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हो 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर जी। सर जी, मेरा ब्रदर का इधर 2002 में असालम किया था, फिर उसको जो है ना असालम रिफ्यूज हो गया, फिर स्पोर्ट्स के थ्रू उसको 2014 में वीजा मिल गया। किस चीज़ का वीज़ा मिल गया? स्पोर्ट्स वीजा। अच्छा, स्पाउस वीज़ा, ठीक है। 2014 में स्पाउस वीज़ा मिल गया, फिर क्या हुआ? उसने 2003 में असालम किया था अफगानी प्रेस पे, फिर वो रिफ्यूज हो गया, फिर उसने वाइफ के थ्रू, अभी उसका ये है कि उसका माँ पाकिस्तान से है, तो वो अगर पाकिस्तानी नेशनलिटी की अप्लाई करेगा तो कोई अफेक्ट करेगा इसको? नहीं, क्योंकि इसकी तरफ से कोई इशू होगा? देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे असाइलम अप्लाई करते हैं और वो अप्रूव नहीं होते और बाद में वो किसी और वजह से वीज़ा ले लेते हैं, तो वो ज़रूर अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो डरता जैसा नहीं कि वो बोलेगा आपने पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बता रहे? क्या मतलब पहले क्यों नहीं बताया उसको? भाई जब उस वक्त उसकी जो नेशनैलिटी होती है वही बताते हैं ना। अब जब मैंने यहाँ पे जब मैंने नेशनैलिटी ली तो मेरे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी थी, बाद में मेरे पास जो है वो दूसरी नेशनैलिटी भी आ गई, तो अब बाद में जो चीज़ आई है उसको डिस्क्लोज कर दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप प्रॉपर उससे बोलो कि जाके किसी वकील से मिले और उसको जाके बताए कि ये सूरत हाल है, तो वो उसके लिए जो है कोई ना कोई प्रॉपर रास्ता निकालेगा कि इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है? बाकी बात आपकी ठीक है, थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने इंटरव्यू के अंदर पूछा था कि डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, तो उसने बोला हो कि नहीं, नो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान, हाँ, तो अगर नहीं पूछा था तो नेशनैलिटी में ये तो अब आप उसका इंटरव्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है? चले, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच जी। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। 20 साल के केस की मैंने आपसे बात की कि आपको जो है वो एविडेंस चाहिए होता है, तो उसका एविडेंस आप मुकम्मल करें। अब हम 20 साल के केस के हट के ओवरस्टेयर की बात करते हैं कि व्हाट इफ समवन इज हियर लेस देन 20 इयर्स और ओवर 18 है, लेस देन 20 इयर्स है, हाउ कैन दोज पीपल रेगुलराइज देमसेल्व्स हियर? देखिए, कानून सिंपल सा कहता है कि देयर आर एप्लीकेशंस व्हिच आर within the immigration rules and there are applications outside of immigration rules. अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। कॉल ले लेते हैं, नंबर याद रखें करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।
हेलो हेलो जी, आप लाइव है हमारे साथ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ पाजी कि मेरे को वॉलंटरी एग्जिट लेना है। जी तो जी कैसे ले? यूके वॉलंटरी एग्जिट। ठीक है। और जो पेमेंट भी हुई मिलती है ना 3000 पाउंड। हाँ जी, हाँ जी, उसके सिलसिले में पूछना था। वाह, चले मैं आपको बताता हूँ। ठीक, हाँ जी, चलो, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि वॉलंटरी एग्जिट के लिए इनको 3000 पाउंड भी चाहिए और ये वापस भी जाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए इनको। अच्छा, इसके लिए बहुत सिंपल सा है, gov.uk की वेबसाइट पे जो है वो वॉलंटरी एग्जिट का नंबर लिखा हुआ है जो 0300 से शुरू होता है। आप उनको कॉल करें, आप उनको बताएं कि ये मेरा नाम है, वो आपकी डिटेल्स देंगे और उसके बाद वो आपका अरेंजमेंट कर देंगे और साथ में आपको पैसे भी दे देंगे। तो अगर आपने वॉलंटरी एग्जिट के जाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपने लाइफ टाइम के लिए अपने ऊपर पाबंदी लगा ली है पैसे लेके, इट लुक्स लाइक इट ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन पॉसिबल है कि आप शायद वापस भी आ सके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये ऐसे ही है कि बंदा किसी के घर में घुस जाए और कहे जी पैसे दे तो मैं निकलना वा, तो तुसी सोचो फिर बंदा वड़न देगा दोबारा कभी। दैट इज़ द थिंग ओनली। खैर, आपके लिए यही है कि आपको अगर वॉलंटियरली लीव करना है, पैसे भी चाहिए, तो यू कैन गो ऑन gov.uk वेबसाइट एंड फाइंड अ नंबर कि आपने कहाँ बात करनी है। वो वाला जो वॉलंटरी एग्जिट के लिए आपको वहाँ पे नंबर मिलेगा। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। बात हम कर रहे हैं अब उन लोगों की जो लोग यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं और लेस देन 20 ईयर्स से हैं यहाँ पे। अब देखिए, जब मैं लेस देन 20 ईयर्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें फिर ये नहीं है कि उसको 18 साल हुए, 19 साल हुए, 12 साल हुए, 10 साल हुए, 3 साल हुए, ये मैटर नहीं करता। So that there are applications which you can make to regularize yourselves. ये इंडिविजुअल लोगों के सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप अक्सर पूछते जी कभी भाजी किसी का वीज़ा लग गया? जी बिल्कुल, बहुत सारे वीज़े लगते भी हैं, रिफ्यूज़ भी होते हैं, तो लेकिन मिलेगा उसी को जो लगाएगा, क्योंकि लगाने वाले को मिलेगा, अक्सर आपने सुना होगा। खैर, मैं हूँ सैयद अफाक हसन। अभी मैं आपके साथ लास्ट कॉल लूँगा, लास्ट कॉल ऑफ द डे, एंड देन आई विल आस्क योर लीव। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं अब आपके पास जो नेक्स्ट आपके साथ बात करूँगा वो अब थर्सडे को करूँगा। थर्सडे को मैं लाइव आऊँगा 7 बजे। याद रखिए, जिन लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे भी, टिकटॉक पे भी, और उसके साथ साथ वो यूट्यूब चैनल पे भी मुझे फॉलो कर लें। ये सारी की सारी वीडियो जो है वो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद अफाक हसन। और उसके बाद जो भी आपके सवालात होते हैं, अगर आपको सुनने हो दोबारा से तो आप वहाँ पे सुन सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम ये वीडियोस जो हैं, इसके जो क्लिप्स हैं वो टिकटॉक के ऊपर भी लगाते हैं, ताकि आपके सवाल जो हैं वो यहाँ पे लोगों के लिए एक असासा बन सके, एसेट का काम कर सके। अभी मैं कॉल लूँगा, आपकी नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, पहले मैं अकेले ही कहता था मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड। अब काफ़ी सारे लोग आके कहते हैं मैं हूँ सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। अच्छा लगता है कि अब बहुत सारे सॉलिसिटर्स माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको भी जो है ऐसे ही तौफीक दे, आए, अपना वक्त दें, अपने नॉलेज की ज़कात निकालें, जो अल्लाह ताला ने उनको नॉलेज दिया है वो लोगों में बांटे, क्योंकि
इल्म एक ऐसी चीज़ है, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन लोगों को दें जो लोग आपके पास नहीं आ सकते। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड मेल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सर, कैसे हो? ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र शुक्र अल्लाह का। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग टू डिपेंडेंट वीज़ा है। ओके। तो मैंने 22 अप्रैल को अप्लाई किया था, फिर मुझे 18 मई को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आई और 24 मार्च को रिसीव हो गया और स्टिल डिसीजन अभी पेंडिंग पे। ठीक है, तो सवाल क्या आपका? तो मतलब ये कोई मुझे ऑलमोस्ट लोग कहते हैं विद इन वीक आ जाता है, तो मैं अभी स्ट्रेस में हूं कि मेरा तो 2 हफ्ते होने वाले एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के। कौन लोग कहते हैं आपको? ये जिन लोगों ने डिपेंडेंट अप्लाई किया था, इनके आया था, एक दो दोस्त ने मेरे को वीक में आया था एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद मतलब कितना टाइम मैक्सिमम लग सकता है? देखिए, देयर इज़ नो टाइम लिमिट कि कितना टाइम लग सकता है। जब आपसे केस वर्कर फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो समटाइम्स द केस वर्कर हैज़ टू वेरीफाई दोज डॉक्यूमेंट्स विद द रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स समटाइम्स, सो इट कैन टेक टाइम। तो आपने अगर एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है तो आप फिक्र मत करें, ये मत सोचें कि अगर देर लग रही है तो शायद आपका वीज़ा जो है वो नेगेटिव रिज़ल्ट में आएगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी जो केस वर्कर है वो बिज़ी होते हैं, वो जैसे ही उनका होगा इंशाल्लाह आपके पास वापस आएंगे। और सर वो वही डॉक्यूमेंट्स जिसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे वो इनके बेसिस देख के ना डिसीजन देगा, फिर से वो दोबारा स्टार्ट नहीं करेगा कि सब कुछ पीछे से देखेगा? देखिए, उसको तो एज अ कंबाइंड देखना होता है ना केस को। इट्स नॉट अबाउट के अब आपने पहले कहा था जी मैं मोहम्मद रफ़ीक हूँ पिछले पासपोर्ट पे, उसने कहा कि क्लियर नहीं थी कॉपी, अब आप कह रहे हैं मैं मोहम्मद अरशद हूँ, तो देखेगा तो सही ना कि पहले इसने क्या कहा है और अब ये क्या कहा है। कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा आपस में चीज़ों से? नहीं, दोबारा से 8 वीक स्टार्ट नहीं होगा। वो अभी पहला तो वो कर चुका होगा, उसको जो फर्दर एविडेंस है अगर आप दे दें। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक क्लाइंट का अप्लाई किया वीज़ा, और जब उसका अप्लाई किया तो उसने सब कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन डिग्री जो थी उसके पास नहीं थी। तो सुपर प्रायोरिटी पे था। होम ऑफिस ने हमसे जो है वो फर्दर डॉक्यूमेंट मांगे, हमने क्लाइंट से मांगे, क्लाइंट ने 2 दिन के बाद जो है वो हमें जो है वो डिग्री दी। जिस दिन हमने डिग्री अपलोड की उसके 2 घंटे बाद डिसीजन आ गया। ठीक है, क्योंकि बट दैट वाज सुपर प्रायोरिटी सर्विस। तो एज लोग आप उनको प्रोवाइड कर दें, वो फिर पुराना टाइम स्टार्ट नहीं होता, वो उसी वक्त वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड मेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। अब जाने से पहले जो मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ, क्या कहता हूँ भला के भाई, जो दिल करता है करो, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल जो वो क्या कहते हैं कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वगरना इबादत को तो फरिश्ते कम न थे। कि अल्लाह को अगर सिर्फ इबादत ही चाहिए होती तो फरिश्ते बहुत थे उसके पास। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको कोई तकलीफ़ ना आए तो कोशिश करें आपसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका दिल ना दुखाए तो कोशिश करें आप किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आप चाहते हैं सिंपली, जब मैं इस कंट्री में आया था बहुत सारी चीज़ें लर्न की मैंने, लेकिन उसके साथ जो सबसे बेस्ट चीज़ लर्न की है वो ये की है, ट्रीट पीपल एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। दैट इज़ द सिंपलेस्ट thing I could ever convey to you or anyone. Treat people as you want to be treated. एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ वही सलूक करता है जो एक बादशाह को करना चाहिए। इसी तरह से
आप दूसरे के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। नंबर 0772734712। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, मैं आपको मिलूँगा थर्सडे को। तब तक जो दिल करता है करो, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना। और जाते जाते अब तो आप लोगों को ये शेर ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ तैंदा। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ तैंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावी, क्योंकि सोना रब दिला विच रहिंदा। आप सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं अब आपको मिलने वाला हूँ इंशाल्लाह थर्सडे को 7 बजे लाइव। कोई भी आपका यूके इमिग्रेशन का सवाल है तो उसके मिलेंगे आपको जवाब। मैं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ, इल्फर्ड में होता हूँ। मेरे से कांटेक्ट करना है तो नंबर है 0772734712। यही मेरा जो है अपॉइंटमेंट लाइन का नंबर है, और ऑफिस का नंबर है 02086888111। इस नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।